खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को एंट्री मिल रही है। तो आपको बता दें कि लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लंबे जाम के चलते। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही सिर्फ एंट्री मिल रही है। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। जैसा कि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि बॉर्डर पर लंबा जाम दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं उन्हें ही इजाजत दी जा रही है एंट्री लेने की। आपको बता दें कि प्रशासन ने यह आदेश दिया है कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया जाए। सिर्फ जरूरी सेवा वाले लोग ही इस बॉर्डर से एंट्री ले सकेंगे और तभी एंट्री ले सकेंगे जब उनके पास होगा। तो पास दिखाकर ही एंट्री दी जाएगी। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या जानकारी मिल रही है? लंबा जाम देखा जा रहा है दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर। देखिए, लगातार जिस तरीके से गाजियाबाद में पॉजिटिव केसों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से कल फैसला लिया गया था कि लॉकडाउन 3 में जिस तरीके से गाजियाबाद और दिल्ली के जो बॉर्डर है उनको बंद करा गया था, उसी तरीके से अब एक बार फिर से लॉकडाउन 4 में ये गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया, क्योंकि कल भी कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज आए थे। उसके बाद से क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली से जो आवाजाही गाजियाबाद में हो रही है, उसकी वजह से ये फैसला लिया गया। आज सुबह से ही गाजीपुर बॉर्डर, जो कि दिल्ली और गाजियाबाद बॉर्डर को जोड़ता है, वहाँ पे लंबा जाम देखने को मिल रहा है। करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम अभी भी लगा हुआ है, क्योंकि आज सुबह से ही जिस तरीके से गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से तमाम जो बॉर्डर हैं वहाँ पे उन्हीं लोगों को आवाजाही दी जा रही है जो लोग जरूरी काम के लिए जा रहे हैं। ये गाजियाबाद प्रशासन के द्वारा उनके पास ई पास जारी करा गया है, उन लोगों को अनुमति दी जा रही है, या केंद्र सरकार या गृह मंत्रालय में जो अधिकारी लेवल के जो अधिकारी हैं, जो जिनको पास वहाँ से अनुमति मिली हुई है, उन्हीं को वहाँ पे प्रवेश करने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस की गाड़ियों को वहाँ पे अनुमति दी जा रही है। वही मीडिया के लिए भी कहा गया है कि जिन मीडिया कर्मियों के पास आई कार्ड है वो ही मीडिया कर्मी यहाँ पे जा सकते हैं, वरना अन्यथा किसी पे भी गाड़ी को गाजियाबाद या दिल्ली के बॉर्डर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में जो तमाम गाड़ियां हैं वो इस समय बॉर्डर पे खड़ी हुई हैं और भीषण जाम देखने को मिल रहा है। और आज सुबह से ही गाजीपुर, अगर बॉर्डर की बात करें तो गाजीपुर बॉर्डर, जो कि गाजियाबाद और दिल्ली को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रास्ता है, और क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में वहाँ से दिल्ली से होके जाते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सुबह से जो जाम है अब वो देखने को मिल रहा है और लोग खासी परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल शिव, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की। यहाँ काफी भीड़ देखी जा रही है। इन सब के बीच इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है और आपको बता दें कि जिनके पास होगा सिर्फ उन्हें ही एंट्री दी जाएगी। ये सीधी तस्वीर, लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की, जहां लंबा जाम देखा जा रहा है। प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी हो गए, पुलिस कर्मी हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, सिर्फ इन्हें ही एंट्री दी जाएगी और तब जब इनके पास आईडी कार्ड होगा और कर्फ्यू पास होगा। इसके अलावा इन्हें एंट्री नहीं दी जाएगी। इन सब के बीच आप देखिए तस्वीरों में कि कितना लंबा जाम लगा हुआ है। और चलिए खास बुलेटिन की ओर रुख करेंगे, जहां रिपोर्टर्स लाइव में हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको सीधे लिए चलते हैं इन रिपोर्टर्स के पास। आप देख सकते हैं तमाम रिपोर्टर्स मेरे पीछे अलग अलग राज्यों से जुड़ गए हैं। अरविंद पलावत राजस्थान से जुड़े हैं, तो वहीं पंकज चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, श्रीकांत प्रत्युष बिहार से रेजिडेंट एडिटर जुड़े हैं हमारे साथ, तो सोनू सिंह उत्तराखंड से जुड़े हैं। सबसे पहले मैं पंकज आपका रुख करना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं और क्या लगता है आज किस खबर पर हमारी नजर रहेगी? कौन सी अहम खबरें हैं आज? देखिए, उत्तर प्रदेश में आज से खासकर लखनऊ में जो शॉपिंग मॉल है उसको खोलने के लिए निर्देश दिए, लेकिन एहतियात के तौर पे अतिरिक्त सतर्कता और साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन है उसका पालन करना होगा।
सभी सरकारी ऑफिसों को 3 शिफ्टों में डिवाइड करते हुए खोलने के लिए मुख्य सचिव ने आदेश दिए थे, वो भी आज से खुल जाएंगे। 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाई गई है, लेकिन जरूरी थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क के साथ साथ और जो जरूरी उपाय हैं उन सबसे उन जो कर्मचारी हैं उनको गुजरना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव के केस उत्तर प्रदेश में जो लगातार बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। खास करके सबसे ज़्यादा दिक्कत जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं उनमें ज़्यादा पाया जा रहा है। इसी को लेकर के कांग्रेस और सरकार में लगातार वाक युद्ध चल रहा है। यहाँ तक कि एक टिप्पणी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में कांग्रेस की नेता अलका लामा ने की थी, उस पर उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की सदस्य प्रीति वर्मा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के थोड़ी देर के बाद पीएल पुनिया जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और आराधना मिश्रा जो उत्तर प्रदेश विधानमंडल दल की कांग्रेस की नेता हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अलका लामा के मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पर सियासत गरमाएगी। दूसरी तरफ अलका लामा ने ट्वीट करके कहा है कि उस मामले पे जो उन्होंने कहा है उस पे कायम है। अगर महिलाओं के सम्मान के लिए या लोगों के सम्मान के लिए अगर मुझे जेल जाना पड़ेगा, श्रमिकों के सम्मान के लिए, तो मैं जेल जाने के लिए तैयार है। अलका लामा कुलदीप सिंह सेंगर प्रकरण को लेकर के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे निशाना साधा था। दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें 24 घंटे के वर्तमान हालात क्या हैं, कोरोना की स्थिति क्या है, कैसे और बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो पटरी पर लाई जाए, खास तरीके से जो मजदूर आ रहे हैं उनको रोजगार कैसे दिया जाए। यहाँ तक कि श्रमिक उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों के लिए एक अलग से आयोग बनाने जा रही है, उसको लेकर के भी सियासत तेज हो गई है। और साथ साथ सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश में इन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार कहां से दिया जाएगा इसको लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच अब देखना ये होगा कि जब पीएल पुनिया सरकार जो अलका लामा पे टिप्पणी को लेकर के जो मुकदमा दर्ज हुआ है उस पे सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन इन दिनों श्रमिकों को लेकर के, फिर बसों को लेकर के अब ट्वीट के जरिए एक दूसरे पर जमकर निशाना, यहाँ तक कि कांग्रेस लगातार 3 दिन से देखा जाए तो सरकार के खिलाफ और जो श्रमिकों के मुद्दे हैं, रोजगार है, कोरोना के आंकड़े, उनका दावा है कि सरकार छुपा रही है। इन मुद्दों को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में करेगी। तो ये अहम खबरें उत्तर प्रदेश की है, लेकिन इन सब के बीच श्रीकांत की ओर मैं रुक करूंगी। श्रीकांत प्रत्युष बिहार से हमारे साथ है, रेजिडेंट एडिटर। श्रीकांत, बिहार की क्या बड़ी खबरें हैं और आज किस पर नजर रहेगी? राजनीतिक मायनों के अगर हम बात करें तो उस लिहाज से भी क्या हलचल इस वक्त बिहार में दिखाई दे रहा है? देखिए, उसके पहले मैं आपको अपडेट कर देता हूं कोरोना के संक्रमण के बारे में। बिहार में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2737 हो गई है। ये कल शाम तक की रिपोर्ट है। आज सुबह जो रिपोर्ट आएगी इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो लगातार प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है और उनके आने के साथ ही संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ा है। 1700 से ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर हैं कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और अभी तक बिहार में 13 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है और 733 कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो गए हैं। तो ये अच्छी खबर है कि लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, लेकिन बुरी खबर है कि संक्रमण का खतरा बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। और इस बीच पटना के पीएमसीएच अस्पताल में एक कोरोना के संदिग्ध मरीज ने बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तो वो संदिग्ध मरीज था, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव था या नहीं था। सांस फूलने की शिकायत थी और उसको पीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था। उसकी लाश मिली है बाथरूम में लटकी हुई, तो उसने आत्महत्या कर ली है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला ट्रेनों से जारी है और उनके द्वारा लगातार हंगामे किए जा रहे हैं, कहीं पर खाने को लेकर तो कहीं पर ट्रेन के रूट बदले जाने को लेकर। तो लगातार पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर 2 प्रवासियों की मौत हो गई है, एक महिला है और एक 4 साल की बच्ची है, उसको लेकर भी हड़कंप मचा हुआ है। तो जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उसमें से कुछ संक्रमित हैं और ट्रेन से उतरने के कुछ घंटे बाद ही उनकी मौत हो जा रही है। तो इस घटना से सरकार की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अगर कोरोना पॉजिटिव ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो संक्रमण का खतरा ट्रेन में बहुत बढ़ गया है। और जिस तरह से बुखार से पीड़ित लोग भी ट्रेनों में चढ़ जा रहे हैं, इससे साफ है कि जो रेलवे द्वारा स्क्रीनिंग की जानी चाहिए ट्रेन पर चढ़ने से पहले वो ठीक ढंग से नहीं हो रही है।
और खबर आ रही है कि मुंबई के प्रयागराज छिवकी से आ रहे थे कुछ मजदूर, उन्होंने लूटपाट की है सामग्री की, खाद्य सामग्रियों की, स्टेशन पर लूटपाट की है। महाराष्ट्र से आ रहे थे और मजदूरों ने प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन रुकी उन्होंने लूटपाट शुरू कर दी। तो जाहिर है कि ट्रेनों में उनको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, भूख से बिलबिला रहे हैं और भूख की वजह से वो लूटपाट पर उतारू हो गए हैं। तो स्टेशन पर जितने भी स्टॉल थे उनसे खाने की सामग्री लूट ली, तोड़फोड़ की। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि आपराधिक वारदातें भी हो रही हैं। गोपालगंज में रविवार की देर रात एक माले के नेता के घर पर अपराधियों ने हमला कर दिया था, 3 लोगों की हत्या कर दी थी। और माले के नेता ने आरोप लगाया है कि जेडीयू के सत्ताधारी दल, जेडीयू के विधायक पप्पू पांडे और उनके भाई, उनके भतीजे ने हत्या की है। तो अब पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। सतीश पांडे जो पूर्व बाहुबली हैं, बहुत कुख्यात बाहुबली माने जाते थे किसी जमाने में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बेटे जो गोपालगंज के जिला पार्षद हैं, परिषद के अध्यक्ष हैं मुकेश पांडे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और जेडीयू के बाहुबली विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो हत्याकांड की इस घटना ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश सरकार ने चुनाव के पहले अपने विधायकों को हत्या की खुली छूट दे दी है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि इसको लेकर अभी भी राजनीति बिहार में गरमाई रहेगी। दूसरी खबर ये है कि मोकामा से खबर आ रही है। मोकामा के हाथीदह में महेंद्रपुर गांव में एक मां के साथ सो रही एक बच्ची को किरासन तेल छिड़क कर कुछ दरिंदों ने जिंदा जलाकर मार डाला है। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए, सड़क पर उतर गए और जमकर बवाल किया। और आज सबसे बड़ी खबर यह है कि 10वीं कक्षा का रिजल्ट सामने आने वाला है। 15 लाख से ज़्यादा छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार बोर्ड का 10वीं कक्षा का रिजल्ट आ जाने वाला है। और इसके साथ ही इंटर के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। बिहार परीक्षा समिति ने, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर के परीक्षार्थियों की कापियों के मूल्यांकन का, पुनर्मूल्यांकन का डेट बढ़ा दिया है। 3 जून तक छात्र स्क्रूटनी के लिए, मूल्यांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड से जो खबर आ रही है वहाँ भी संक्रमण का खतरा बहुत बढ़ा हुआ है। 405 कोरोना केस सामने आ चुके हैं और 23 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। लातेहार में बंद पड़े पावर प्लांट में भीषण आग लग गई, जिसमें करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो गई है। और खबर यह भी है कि झारखंड सरकार अब कोरोना संकट में पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने वाली है। पेट्रोल की कीमत 2 रुपया बढ़ सकती है और डीजल की कीमत 4 रुपया बढ़ सकती है। तो झारखंड के लिए बुरी खबर है कि महंगाई की मार वहाँ की जनता पर पड़ने वाली है। आपको पता ही है कि हर राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ा रही है ताकि कोरोना संकट से निपटने के लिए जो फंड चाहिए वो आ जाए। लेकिन अभी तक तो लॉकडाउन चल रहा है, पेट्रोल और डीजल की बिक्री भी बहुत कम हो रही है। लेकिन ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा देने से लोगों की परेशानी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और एक तरफ से पूरा कारोबार ठप है, कोई काम धाम चल नहीं रहा है। और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी तो लोगों पर दोहरी मार पड़ेगी। बिल्कुल, ये अहम खबरें बिहार की थी। श्रीकांत, आगे भी मैं आपकी तरफ रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार हम सीधे जाएंगे राजस्थान और उत्तराखंड। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग राज्यों से हमारे साथ बने हैं, जो अपने राज्य की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब मैं सीधा रुक करूंगी राजस्थान का। अरविंद पालावत हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं राजस्थान की, उनसे हम जानेंगे। अरविंद, क्या बड़ी खबरें हैं राजस्थान की और किस खबर पर आज नजर रहेगी? राजस्थान को लेकर यदि बड़ी खबर की बात करें तो कल देर रात जारी किया है और उसमें लॉकडाउन और आपको बता दें कि जो नई उसके तहत तंबाकू उत्पाद नहीं करेंगे, ये जो सभी उत्पाद हैं इसको आप जो तो यहाँ पर भेजी गई है। ये सबसे बड़ी बात है कि देखो, जब से लॉकडाउन हुआ उसके बाद से इन चीजों का सेवन का ऐसे में कालाबाजारी नहीं रहा। अरविंद, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, लेकिन सीधे रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां से सोनू सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हैं। सोनू, उत्तराखंड की क्या खबरें हैं और फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? लॉकडाउन 4 को लेकर वहां की जनता का क्या कुछ कहना है? जो छूट दी गई है उसको लेकर क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड की बनी है?
देखिए अंशिका, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में उत्तराखंड की जनता को काफी राहत दी है और लोग अब थोड़ा सा राहत महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन जो दिनों दिन लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है, इसको लेके उत्तराखंड में अब सियासत होने लगी है। जो क्वारंटाइन सेंटर हैं या जो कोरोना से संबंधित जो खामियां सामने आ रही हैं, इसको अब मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता मुद्दा बनाने लगे हैं। जहां विपक्षी सरकार पर, सरकार की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं सरकार कवायद में जुटी हुई है कि किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाई जाए। जो प्रवासी उत्तराखंड आ रहे हैं, जिनमें कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था कैसे की जाए। यही वजह है कि अब जो सरकारी स्कूलों में खासतौर पर बाहरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई थी, उसमें और बदलाव किया जा रहा है और अब निजी सेक्टर के जो स्कूल हैं सोनू, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करूंगी, लेकिन इन सब के बीच हम सीधा रुख करेंगे पंकज का। पंकज, लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर जो बातचीत हो रही है कि लगातार मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अभी हाल ही में आयोग का गठन किया है जिसे रोजगार दिया जाएगा मजदूरों को लेकर। क्या जानकारी मिल रही है? उस आयोग का काम कितना आगे बढ़ा है? मजदूरों के रोजगार के लिए फिलहाल क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, उसमें 2-3 चीज़ें हैं। सरकार उनको कैसे रोजगार देगी, इस पे कमेटी जो आयोग बनाएगा वो अध्ययन करेगी। कौन से मजदूर जो प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, किस क्षेत्र में उनके पास निपुणता हासिल है, विशेषज्ञता हासिल है, उसी आधार पे सरकार उनको नौकरी देगी। इन छात्र जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और वहाँ पे इनकी स्किल जानने की भी कोशिश की जा रही कि क्या काम करते थे, उत्तर प्रदेश में क्या काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सरकार ने पहले से, जब मजदूर पलायन करके उत्तर प्रदेश आना शुरू हुए थे, रोजगार देने की पहले से सरकार की मंशा थी, तो ये तैयारी सरकार ने कर रखी थी। लेकिन अब इसी आयोग पूरी रिपोर्ट देगा। दूसरी तरफ अगर अन्य राज्यों में या अन्य राज्य उत्तर प्रदेश के मजदूर या रोजगार के सिलसिले में बुलाते हैं, तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार को सूचना देनी होगी। ये आयोग अभी बना नहीं है, सरकार इसका गठन जल्द करेगी। साथ साथ कई और चीज़ें कैसे, चूंकि जो रोजगार, इनकी जो आर्थिक स्थिति है पटरी पे लाई जाए, क्या इनका वेतन रहेगा, क्या क्राइटेरिया रहेगी, इनके शैक्षिक योग्यता अगर नहीं है तो अगर है तो क्या सर्विस, क्या रोजगार दिया जा सकता है, अगर नहीं है तो उनकी किस चीज़ में निपुणता हासिल है, उस आधार पर सरकार, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे अन्य जगह, चाहे नरेगा हो या अन्य सर्विस, चाहे मोबाइल हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, ऐसे स्थितियों में सरकार विकल्पों पे विचार करके इन क्षेत्रों में उन लोग जो खास करके इस क्षेत्र के जानकार होंगे, वहाँ पे उनको रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने इसीलिए कमेटी बनाई है। पहले भी सरकार ने आर्थिक स्थिति के साथ साथ रोजगार कैसा मुहैया कराया है, इसको लेकर कई अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। लेकिन अब एक आयोग बनाया जा रहा है जिसमें किसी भी प्रकार की जो बाहर से आ रहे हैं या मजदूर हैं, उनका अनभला न हो, उनको रोजगार मिले और जो उनकी मजदूरी हो उसमें भी कोई कटौती न हो। तो इसको कैसे पटरी पे कैसे किया जाए, ये आयोग पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देगा। जो आयोग बनाया जा रहा है कि मजदूरों का या जो रोजगार के सिलसिले में जो मेहनत करना चाहते हैं, उनका कहीं से भी अनभला न हो, इसको देखते हुए सरकार ने आयोग बनाया है। जी, चलिए पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको इस बीच बता दें, बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के संकट काल में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, इसीलिए पवार राज्यपाल से मिले हैं। हालांकि एनसीपी का कहना है कि शरद पवार को राज्यपाल ने चाय के लिए आमंत्रण दिया था और किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार पर किसी तरह का कोई संकट नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच मुलाकात भी हुई।
महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंबई शहर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसको लेकर विरोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की भी मांग की है। नारायण राणे ने कहा कि ये सरकार कुछ नहीं कर सकती, लोगों की जान नहीं बचा सकती है, सरकार फेल हो रही है। इस सरकार में कोरोना से सामना करने की क्षमता नहीं है, इसीलिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद राणे ने सेना बुलाने की बात भी कही है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जो एनसीपी चीफ शरद पवार ने राज्यपाल से मुलाकात की है। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।